नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। बात करते हैं अपने चूरू की, तो सर्दी और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बात और जुड़ती है चूरू के साथ। चूरू में होम्योपैथी के पुरोधा डॉक्टर अमर सिंह शेखावत साहब। आप एक अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। आपने बहुत सारे देशों की यात्राएँ की हैं, जिसमें अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है। आपने अध्यापन कार्य भी करवाया है और शोध में आपकी विशेष रुचि रहती है। आपके बहुत सारे शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। चूरू के लिए बड़े गौरव की बात है कि चूरू की जो जनता है, उनको आपके चिकित्सीय परामर्श की सुविधाएँ मिलती हैं। सर, हम युक्ति संस्थान के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर, आज की अपनी जो गुफ्तगू है, उसका जो मुख्य विषय है, वो होम्योपैथी के बारे में जानने का ही है। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि होम्योपैथी क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या हैं? देखिए, होम्योपैथी आज हिंदुस्तान में और विश्व में भी कई चिकित्सा पद्धतियां कार्यरत हैं, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा, इस तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसके अंदर WHO ने एलोपैथी के बाद दूसरे दर्जे पर पूरे विश्व में होम्योपैथी को सेकंड दर्जा दिया है। पहले होम्योपैथी प्राइवेट क्षेत्र में ही हिंदुस्तान में कार्य कर रही थी, परंतु आज और भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार इसकी ओर बहुत अग्रसर हैं। इसके विकास में काफी कार्य हो रहे हैं जनहित में। सर, एक दूसरे प्रश्न शुरू करूं उससे पहले एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपको 50 वर्षों से अधिक समय हो गया होम्योपैथी से जुड़े हुए, तो आपने एजुकेशन कहाँ से ली? देखिए, सर्वप्रथम मैंने इंटर 12वीं सीनियर हायर सेकेंडरी जयपुर से करने के बाद राजस्थान के अंदर प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज खुला था, जिसका नाम राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर था। तो उस कॉलेज में सर्वप्रथम 1965 के फर्स्ट बैच में फर्स्ट स्टूडेंट के नाते मैंने एडमिशन लिया और मुझे कहते हुए गौरव महसूस हो रहा है कि मैं और फर्स्ट पोजीशन से और डिग्री लेकर के वहां से 1970 में पास किया, फर्स्ट बैच में। उसके बाद मैंने मलेशिया से डिप्लोमा किया, उसके बाद जर्मनी से मैंने डिप्लोमा किया। तो ये मेरी एजुकेशन रही। सर, अगर बात करते हैं अपने शेखावाटी अंचल, जिसमें तीनों जिले हैं, चूरू भी है, सीकर भी है, झुंझुनू भी है, घर घर में होम्योपैथी पहुंची है जी। और आपको 50 वर्षों से अधिक समय हो गया है, तो आपका क्या योगदान क्या रहा उसमें, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे आपने जैसे बताया कि न केवल चूरू बल्कि शेखावाटी में होम्योपैथी का पुरोधा कहा जाता है, इसीलिए कि जयपुर के अंदर मैं यहाँ शेखावाटी में आने से पूर्व होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है उसी के अंदर लेक्चरर व्याख्याता के पद पर कार्य किया तथा वहां से मैंने प्रिंसिपल का भी काम किया। एक अन्य होम्योपैथिक कॉलेज भरतपुर में खुला, उसका मैं फाउंडर प्रिंसिपल रहा। मैंने चिकित्सा का कार्य वहां रहते हुए हॉस्पिटल जो अटैच होता है मेडिकल कॉलेज का, उसमें मैंने आरएमओ के पोस्ट पर काम किया चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद 1973 में मैं सर्वप्रथम जयपुर से बाहर, जो मेरे मित्र सारे थे वो जयपुर में ही रहते थे, परंतु राजस्थान से
के अंदर जयपुर के बाहर सर्वप्रथम मैं शेखावाटी में, रामगढ़ शेखावाटी में आया और 1973 में और विधिवत हॉस्पिटल के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सालय प्रारंभ किया 1973 में, जिसको आज करीब 50 वर्ष हो चुके हैं। मैंने 1973 से 2000 तक रामगढ़ में रहते हुए हॉस्पिटल के अंदर सेवाएं अपनी देते हुए गवर्नमेंट होम जो रुया कॉलेज था उसका भी मेडिकल ऑफिसर में रहा। उसी बीच उत्तर रेलवे चूरू के अंदर मुझे पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर नियुक्ति मिली, तो मैं 2 घंटे के लिए चूरू में सेवाएं करीब 10 वर्षों तक मैंने उसके साथ साथ चूरू और रामगढ़ दोनों में दी। उसके बाद सन 2000 के अंदर मैं चूरू के अंदर राजीव मार्केट स्थित जो श्रद्धा होम्यो एंड योगा सेंटर है उसका प्रारंभ किया और मैंने चिकित्सा को पैसा न मान करके एक सेवा भावना से होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया। उस समय होम्योपैथी का कोई स्टोर नहीं था, तो प्योर मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती थी, बाहर से मंगानी पड़ती थी पेशेंट्स को, तो वो स्टोर वगैरह भी हमने स्टार्ट करवाए ताकि लोगों को अच्छी दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध हो सके। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे एलर्जी है, पथरी है, बालों की समस्याएं आजकल बहुत देखने को मिलती है युवाओं में, इनका एलोपैथी में कोई स्थायी इलाज नहीं है, तो होम्योपैथी से अगर कोई इलाज करवाना चाहे तो कितना कारगर है? आप हमारे दर्शक जरूर जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, चिकित्सा पद्धति वो अच्छी कहलाती है, एक उसके अंदर एक आइडियल क्योर होता है कि सबसे अच्छा इलाज किसको कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है क्योर शुड बी रैपिड, तत्काल उससे लाभ मिले उस चिकित्सा पद्धति से। क्योर शुड बी रैपिड, जेंटल, ऐसी दवाई हो जिसको लेने में बहुत आसानी रहे। तो होम्योपैथिक दवाई सुगमता से बच्चे भी ले लेते हैं क्योंकि इसका जो जरिया है वो पिल्स के थ्रू देते हैं, तो मीठी आसानी से लेते हैं। बल्कि एलोपैथी के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं या कड़वी दवाई देते हैं तो बच्चे वगैरह घबराते हैं लेने में और वो एफ्रेड रहते हैं। तो ये लेने में भी बहुत सुगम है, सस्ती भी है, तुरंत इससे लाभ मिलता है और सबसे बड़ा इसका जो इसके गुण है, जो इसकी विशेषता है वो ये कि परमानेंट क्योर होता है और ये वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। ये शोध द्वारा सब कुछ सिद्ध हो चुका है भारत सरकार के लेवल पर तथा WHO के स्तर पर। ये वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें परमानेंट क्योर है और कोई तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। तो होम्योपैथी सबसे चिकित्सा पद्धति अच्छी कहलाती है। और होम्योपैथी की और जो विशेषताएं हैं, जैसे कुछ इस तरह के केसेज हैं जिनको सर्जिकल ही माना जाता है। सर्जरी किसी एलोपैथी की नहीं है, सर्जरी उसकी है जो सर्जन अपना चाकू चला सके, जिसको सर्जरी आती है। तो आजकल, पहले एलोपैथी में ही सर्जरी थी, अब होम्योपैथी में भी है, आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में तो बहुत पूर्व से हजारों वर्ष पूर्व भी और चरक के समय भी और शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। तो होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन एक ही होता है। सारे सब्जेक्ट जो एक चिकित्सक को डिग्री कोर्स के अंदर 15 पढ़ाए जाते हैं उसमें 10 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन के, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, हाइजीन वगैरह सब एक होते हैं। 5 सब्जेक्ट एलोपैथी वालों के, फार्मेसी के, मैथमेटिका, फिलॉसफी वगैरह के अलग होते हैं, वो होम्योपैथी के अलग है। गवर्नमेंट साइड से इक्वल स्टेटस है, इक्वल राइट्स हैं, बराबर की एजुकेशन है। वही सीनियर हायर सेकेंडरी के बाद में नीट से होम्योपैथी में एडमिशन होते हैं, वही एलोपैथी में होते हैं, वही आयुर्वेद में होते हैं। होम्योपैथी की शिक्षा में मैंने जब एजुकेशन ली थी तो फर्स्ट कॉलेज ही राजस्थान में खुला था और पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ डिग्री कोर्स ही हुआ करता था और पूरे विश्व में ही डिग्री कोर्स ही था।
एमडी पीजी कोर्स नहीं था। तो डॉक्टर गिरेंद्र पाल साहब, जिन्होंने चूरू, रामगढ़, शेखावाटी में भी कई बार सेवाएं दी हैं, उन्होंने सर्वप्रथम एमडी इन होम्योपैथी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में अलग फैकल्टी बना करके किया। तो वो पुरोधा, जिस तरह से मैं शेखावाटी में होम्योपैथी का पुरोधा कहलाता हूं, तो वो हायर एजुकेशन के पुरोधा रहे। पूरे विश्व के अंदर उन्होंने एमडी सर्वप्रथम किया, और ये राजस्थान को श्रेय जाता है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में कि एमडी इन होम्योपैथी डिग्री कोर्स वो राजस्थान की देन है। और उन्हीं की वजह से विश्व का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में बना, जिसके अंदर आज मैं वर्तमान में और पैटर्न तथा एडवाइजर, बॉम तथा एपेक्स बॉडी का स्थायी लाइफ लॉन्ग मेंबर हूं। तो ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, तथा चूरू का भी, कि जहां मेरा नाम होता है वहां चूरू को होता है। तो ये हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है। सर, अगले प्रश्न के माध्यम से इसी में मैं आपने जो प्रश्न पूछा था मेन, उसका उत्तर नहीं दे पाया। वो ये है कि होम्योपैथी की विशेषताओं के अंदर, और ये है कि बहुत से सर्जिकल केसेस ऐसे होते हैं जो एक सर्जन मानता है कि जैसे टॉन्सिल है, सिस्ट है, पथरी है, वार्ड्स हैं, मस्से होते हैं, या फीसर है, फिस्चुला है, साइनस है, इनको सर्जन सर्जरी से ही काट पीट करके ठीक करता है, परंतु वो दोबारा हो जाते हैं और वो पेनफुल है और कॉस्टली भी है। परंतु इस तरह की ये जो बीमारियां हैं, ये होम्योपैथिक दवाओं से और परमानेंट ठीक हो जाती है। कम से कम पैसा लगता है, कम से कम समय लगता है, और वो उसको दवाई लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह के होम्योपैथी की विशेषता के अंदर है। इसी तरह से आपका प्रश्न था कि पथरी के अंदर, तो पथरी का तो हो ही गया, होम्योपैथी बेस्ट है। आज होम्योपैथ्स के पास एलोपैथ्स भी पथरी के लिए रेफर केसेज करते हैं। इसी तरह से आज बाल झड़ रहे हैं, छोटी उम्र के अंदर एनवायरनमेंट भी गलत हो गया, खान पान भी दूषित हो गया, मिलावट सब चीजों में आ रही है। इस वजह से बहुत छोटी उम्र के अंदर बच्चियों के बाल भी बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो बाल गिर रहे हैं उनकी भी, और होम्योपैथी में बहुत अच्छा और स्थायी इलाज है। इसके अलावा आज विभिन्न तरह के और एलर्जीज हो गए, जिसमें स्किन एलर्जी भी है तथा नाक की एलर्जी भी है। तो ये कई तरह की इस तरह की पेस्टिसाइड हैं, खाने में मिलावट है, फसल के अंदर अपन अनाज खा रहे हैं उसके अंदर भी इस तरह की खाद और इस तरह के बीज के अंदर मिलावट की जाती है, स्प्रे की जाते हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक है। उनकी वजह से एलर्जी स्किन की भी बहुत बढ़ रही है, तथा जुकाम वगैरह नेजल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं। तो ये नेजल प्रॉब्लम होती है, उससे आगे जाकर के अस्थमा फैल जाता है। तो इसका होम्योपैथी के अंदर परमानेंट क्योर है। स्किन का भी आज सब एलोपैथ्स या होम्योपैथ्स तो मानते ही मानते हैं, एलोपैथ, आयुर्वेद, सभी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ये मानते हैं और रेफर करते हैं। स्किन के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी इन बीमारियों के अंदर बहुत अच्छी कारगर है। तो इसमें जनता खूब लाभान्वित हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी चिकित्सालय में अच्छी सेवाएं हो रही हैं। राज्य सरकार भी, भारत सरकार भी तथा विदेशों में भी होम्योपैथी का काफी कुछ बढ़ा है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर होम्योपैथी को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेजेस भी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भी है, एम्स जिस तरह से एलोपैथी का उस तरह से आज इंडिया के अंदर भी 2 एम्स चालू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। और पहले होम्योपैथी के बच्चों के लिए स्कोप नहीं था कि एजुकेशन नहीं थी तो बिना एजुकेशन के सरकार उनको सरकारी नौकरी दे कहां से। अब होम्योपैथी की डिग्री हो गई है, पीजी हो गई है, पीएचडी हो गई है, तो उस एजुकेशन के अकॉर्डिंगली राज्य सरकार भी सेवाओं में
हाँ, हाँ। अच्छी भर्ती कर रही है, आगे इसकी बहुत अच्छी गुंजाइश है। हाँ। भारत सरकार भी कर रही है, बाहर भी कर रहे हैं, हम्म। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथी बढ़ने के लिए। हमने अभी आपने प्रश्न किया था कि आपने होम्योपैथी के डेवलपमेंट के लिए और इस क्षेत्र में क्या किया, तो मैंने चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों जिलों के मिलाकर के होम्योपैथ्स का हमने एक शेखावाटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के नाम से संस्था बनाई। उसको करीब आज 45 साल हो गए हैं। वो उसका उद्देश्य है होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना, जनमानस की चिकित्सा करना, निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना और होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हैनीमैन सबको याद करना। तो हम पूरे शेखावाटी क्षेत्र के तीनों जिलों में ही नहीं, जयपुर तथा जोधपुर वगैरह के अंदर भी हमने समय समय पर बहुत से कैंप लगाए हैं। और शेखावाटी के अंदर तो प्रारंभ में हर रविवार को कहीं न कहीं, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया करते थे। चूरू के अंदर भी हमने सैकड़ी के और निःशुल्क कैंप लगाए हैं, जिसमें राठी ट्रस्ट की ओर से, विशाल सिंह निहाल कंवर ट्रस्ट की ओर से और हमारे एसोसिएशन की ओर से कई कैंप लगाए हैं, जिससे हजारों हजारों लोगों ने और अपना लाभ उठाया है। सर, एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि जो आम लोग हैं उनमें एक भ्रांति है कि एक तो जो होम्योपैथी की दवाई होती है वो धीरे-धीरे असर करती है, और एक जो सबसे मुख्य भ्रांति है वो कि अगर हम सुगंध की कोई चीज़ खा लेंगे या कोई सेंट वेंट लगा लेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सब भ्रांतियां हैं, गलत हैं। होम्योपैथी में सुगंध, दुर्गंध वगैरह का किसी तरह का परहेज नहीं है। परहेज किसी पैथी का नहीं होता है, परहेज होता है बीमारी का। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, बीमारी के अनुसार ही उसको परहेज बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो उसको चिकनाई, घी या नमक है, उस पर परहेज रखने की सलाह दी जाती है। वही एलोपैथ देते हैं, वही होम्योपैथ देते हैं, वही आयुर्वेद वाले देते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी के पेन वगैरह है, तो उसको खट्टी चीजें मना की जाती हैं। इसी तरह से अगर एलर्जी वगैरह है, तो उसके अंदर भी एलर्जी जिन चीजों से नहीं बढ़ रही है, उन चीजों से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। तो होम्योपैथी का अलग से कोई परहेज नहीं है, सुगंध दुर्गंध का कोई मतलब नहीं है। जबकि भ्रांतियां इस तरह की होती हैं, फैलाई गई थी पहले, या लोगों में अनभिज्ञता की वजह से कि ये प्रचारित हो गया था कि होम्योपैथी के अंदर और इस तरह के बहुत परहेज हैं कि आप लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, लौंग नहीं खा सकते, सेंट नहीं लगा सकते। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में शोध होकर के, रिसर्च होकर के उन सब चीजों को प्रूव कर दिया गया है कि एक पेशेंट लहसुन खा रहा है और उसको दवाई दी गई है, उसको 100% लाभ हो रहा है, और सेंट लगाया हुआ पेशेंट भी है या उसके पास में कोई बैठा है, तो दवाई पर कोई उस तरह का असर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सब भ्रांतियां हैं। हम जहां जहां भी वार्ता करते हैं, चाहे आकाशवाणी से हो, चाहे वो टीवी के विभिन्न माध्यम से, हम बराबर इसमें वार्ता करते ही रहते हैं। मैं होम्योपैथी के बारे में सब कुछ बताता रहा हूं, परंतु इन भ्रांतियों के बारे में जरूर हम बताते हैं। हैनीमैन जयंती हम 10 अप्रैल को 50 सालों से, और पहले रामगढ़ शेखावाटी में मनाई, आज चूरू में सभी के सहयोग से बना रहे हैं। उनको याद कर रहे हैं, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, उनकी और एक श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। उस समय भी ये हर बार दोहराते हैं कि इस तरह की भ्रांतियां हैं, ऐसे कुछ नहीं है। और सबसे पहले बात ये थी कि जनता नहीं जानती थी, ऐसा ही जनता को पता था। चिकित्सक कोई क्वालिफाइड नहीं थे, उनको नॉलेज नहीं थी। आज ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पीजी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो उनको सब तरह की शिक्षा, शोध वगैरह की से निकलते हैं, तो सब तरह की ये भ्रांतियां खत्म हो गई। और भी हैं तो उनको खत्म कर देनी चाहिए। इस तरह की कोई ऐसे परहेज नहीं है। और जहां तक रहा कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, ऐसे नहीं है, साइंटिफिक साइंस है। अगर होम्योपैथी के अंदर निदान वही है जो एलोपैथी में है, वही साधन है, बायोकेमिस्ट्री वही है, जांच के साधन वही है, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई, सभी चीजें हैं कि वो तो एक साधन है।
निदान करने के। हाँ, हाँ। निदान अगर एलोपैथी में नहीं होता है तो बाउंड हो जाते हैं कि वो चिकित्सा नहीं कर पाते हैं कि बीमारी का पता नहीं चला। हम भी उसी हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं, उनकी मदद लेते हैं, परंतु अगर उसमें भी नहीं है तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हम लक्षणों के आधार पर भी हम चिकित्सा करते हैं, और जो लक्षणों को मिला करके उसका जोड़ होता है वही बीमारी कहलाती है, डायग्नोसिस कहलाता है। तो लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में गहराई में जाकर के इंडिविजुअल बीमार के लाइकिंग्स थिंकिंग्स तक जाकर के हम गहराई में जाकर के होम्योपैथी से और लाभान्वित करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक साइंस है, सब तरह से अगर पूरे लक्षण मिले हैं, पूरी बीमारी मिली है, तो होम्योपैथी 100% और बिल्कुल सूट करेगी, उसको तुरंत फायदा करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी पथरी की बात चली थी, पथरी के अंदर पेन उठता है तो एलोपैथी के अंदर पेन किलर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और इवन सेडेटिव इंजेक्शंस भी लगाते हैं। उसको फायदा होने में समय लग सकता है, परंतु होम्योपैथी की जो सुटेबल दवाई, जो वेल सेलेक्टेड रेमेडी जो निकली है टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर, जो सही दवाई निकली है, उसकी 4 बूंद जीभ पर डालेंगे तो विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट लगेंगे नहीं और तुरंत उसका पेन गायब हो जाएगा। तो ये तुरंत फायदा करती है। तो ये भ्रांति है, बीमारी के हिसाब से समय जरूर लगता है। जैसे स्किन डिजीज है, उसमें वो तो पुरानी बीमारी है तो उसमें समय लगना ही लगना है, परंतु किसी का पेट दुख रहा है तो ये नहीं है कि वो 6 महीने में ठीक होगा, तो कैसे उसका काम चलेगा और कैसे चिकित्सक क्या ठीक कर पाएगा, उसको तो तुरंत लाभ देना पड़ेगा। इमरजेंसी के अंदर होम्योपैथी अच्छा काम करती है। होम्योपैथी की विशेषताएं भी है, परंतु उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसी तरह से अन्य चिकित्सा पद्धतियों की है। सभी चिकित्सा पद्धति अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, होम्योपैथी की अपनी अच्छी विशेषताएं भी हैं। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब होम्योपैथी की अपन दवा खरीदते हैं तो सुनने में आता है कि जर्मनी की जो दवाएं बनी हुई है वो ज्यादा कारगर होती है, अन्य जगह पर जो दवाएं बनी है वो ज्यादा कारगर। तो आप दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं करीब 50 साल से जर्मनी और विदेशों में जा रहा हूँ, यात्राएं कर रहा हूँ। शोध के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं शोध का छात्र हूँ, अब भी अपने आप को शोध का छात्र मानता हूँ। तो हमने विभिन्न तरह की दवाइयों पर परीक्षण किए हैं। हेल्दी ह्यूमन जो है उसको भर्ती करके हॉस्पिटल्स में उन पर दवाइयों की शोध की जाती है। तो रिसर्च करके सब कुछ ये पा लिया है कि होम्योपैथिक दवाइयां बिल्कुल कारगर हैं। विदेशों के अंदर मैंने स्टार्टिंग में ये पाया, जो कंपनियां जितना मुनाफा लेती थी उतना ही आज वो ले रही है, उनको किसी तरह का लालच नहीं है। वहां बिल्कुल प्योरली मेडिसिन हैं, जो सिस्टम है फार्माकोपिया उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन बनाई जाती है। वो उनका जो शुद्धता है वो 100% शुद्ध है। जो दवाई शुद्ध होंगे तो अपना पूरा कारगर रहेंगे। ये तो रही जर्मन वगैरह विदेशों के अंदर, वहां तो एडल्ट्रेशन वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। माफ कीजिए, अपने यहाँ कुछ इस तरह की है तो वो अलग बात है, परंतु अब होम्योपैथी की अच्छी अच्छी लैब हिंदुस्तान में भी स्टार्ट हो गई है, गवर्नमेंट लेवल पर भी है, प्राइवेट लेवल पर भी है। उनमें भी अच्छी क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयां बन रही है, परंतु कुछ लालच के अंदर और कुछ निम्न स्तर की दवाइयां इस तरह की मार्केट में आ जाती हैं, जिसमें कुछ चिकित्सक भी और लालच में आकर के उस तरह की दवाइयां लिखते हैं, परंतु उनके रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स की दृष्टि से रिजल्ट वही दवाई दे पाएगी जिसमें शुद्धता है। जो 100% शुद्धता है वो 100% रिजल्ट दे पाएगी। तो जर्मनी वगैरह के दवाइयां हैं, निश्चित ही वो ज्यादा कारगर हैं, परंतु आज हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां इस तरह की दवाई बना रही है कि वो उनका मुकाबला कर रही हैं। कम वो भी नहीं है। धीरे धीरे शोध के अंदर, मेडिसिन के अंदर भी, बनाने के अंदर भी, उसके देने के तरीके सब सुधर रहे हैं। धीरे धीरे उसमें काफी सुधार हुआ है। तो होम्योपैथिक दवाइयां इंडिया में बन रही हैं, वो भी बहुत अच्छी कारगर है। इस तरह की व्यवस्था है। सर, जैसे एलोपैथी दवाई कोई व्यक्ति लेता है, लंबे समय तक लेता है, तो उसको साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो क्या होम्योपैथिक दवाएं लेने से भी
किसी व्यक्ति के साइड इफेक्ट हो सकते नहीं, होम्योपैथी के देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि एक तो दवाई है, उसको लेने से कोई तरह की साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये परमानेंट क्योर करती है। साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरी दवाइयों की कोई एक्सपायरी नहीं है, अच्छा एक्सपायरी भी नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है कि वो उसकी डेट निकल गई, ये झमेला दिमाग में बीमार करे, इस तरह की कोई कुछ नहीं है। हालांकि आज फार्माकोपिया के हिसाब से, ड्रग इंस्पेक्टर की दृष्टि से उस तरह का कुछ बंधन जरूर लगाया है कि उस पर आप बैच नंबर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखेंगे तो साथ साथ एक्सपायरी लिखेंगे, तो 5 साल लिख देते हैं, परंतु वो ऑफिशियल एक अलग बात है, परंतु उस तरह की एक्सपायरी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दवाइयां सभी शुद्ध हैं, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, इस तरह से। और होम्योपैथिक दवाइयां आज हजारों लैब हिंदुस्तान में हैं और गवर्नमेंट लेवल पर भी काफी लैब भी हैं, काफी फैक्ट्रियां भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, प्राइवेट क्षेत्र में तो बहुत है ही है। होम्योपैथी का उज्जवल भविष्य है और आज की आवश्यकता हिंदुस्तान में जो है वो सबसे बड़ी और होम्योपैथी की है। होम्योपैथी और बढ़ेगी, इसमें इसकी तरफ जनता का रुझान काफी बड़ा है और सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है। सरकार से भी हम समय समय पर इस तरह की और उम्मीद करते हैं, उनको बाध्य करते हैं कि होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जाए और सब जगह अच्छा उसका काम चल रहा है। सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं सर एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं संदेश चिकित्सकों को भी तथा आम जनता को भी हमेशा यही देता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से रोग होना, छोटी मोटी बीमारी होना, बड़ी होना, ये आम बात है, ये रूटीन में होती है। रोगी ये चाहता है, उसके गार्जियन भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से रोगी हमारा ठीक हो, चिकित्सक भी यही चाहता है और उसी का यही धर्म है कि किसी तरह से रोगी ठीक हो। मैंने जैसे पूर्व में बताया कि सभी चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताएं हैं, परंतु सभी की लिमिटेशंस हैं। कुछ बीमारियों के अंदर होम्योपैथी बहुत अच्छी कारगर है, विशेषताएं हैं, तो चिकित्सक का भी ये फर्ज है कि वो उन्हीं बीमारियों के अंदर अपनी दखलंदाजी रख करके और रोगी का इलाज करे। अगर किसी बीमारी का होम्योपैथी में अच्छा कारगर ट्रीटमेंट नहीं है और उसमें एलोपैथी में, तो निसंकोच उसको रेफर करे, आयुर्वेद में रेफर करे, यूनानी में करे। और योगा तो ऐसी चीज है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों को अपनानी चाहिए और अपना रहे हैं, क्योंकि आज योग पर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए शरीर को हरकत में नहीं है तो वो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस तरह से बीमार भी यही चाहता है, चिकित्सक भी यही चाहता है, दोनों का यही उद्देश्य है कि किसी तरह से बीमार ठीक हो। बीमार ठीक होगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। और इस तरह से मेरा यही संदेश है। चिकित्सकों को भी मैं जहां जहां भी वार्ता हमारी होती है, मिलते हैं जुलते हैं, इसी तरह की सलाह देता हूं तथा जनता से भी उम्मीद करता हूं। धीरे धीरे अवेयरनेस आती जा रही है और हम भी बता रहे हैं कि बहुत सी चीजों के अंदर होम्योपैथी कारगर है। जो विशेषताएं हैं उनकी वजह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जिन बीमारियों के अंदर होम्योपैथी का अच्छा रोल नहीं है या लिमिटेशंस है, उसमें एलोपैथी में जाना चाहिए। आयुर्वेद लायक है, उसमें आयुर्वेद से चिकित्सा करवानी चाहिए। तो ये धीरे धीरे पढ़े लिखों के लोगों को समझ में आ गई है। और अब मैं तो, क्योंकि आज तो चूरू हेडक्वार्टर पर काम कर रहा हूँ, चूरू भी कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, देहाती पेशेंट्स मेरे पास शुरू से काफी आते हैं, तो वो भी होम्योपैथी चिकित्सा लेने आ रहे हैं। जिसको लाभ मिलेगा वो उस पद्धति में आएगा। तो जिन बीमारियों में होम्योपैथी का अच्छा इलाज है, उसमें होम्योपैथी का अच्छा इलाज लें, यही जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ। यही मैं चिकित्सकों को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस पैथी के अंदर वो चिकित्सा कर रहे हैं, प्योरली उसी चिकित्सा पद्धति से वो चिकित्सा करें तथा उसी के अंदर जो अच्छी व्यवस्था है वो उस रोगी को लाभान्वित करवाएं। और जिसके अंदर कमजोर है
जिस पैथी के चिकित्सक उस बीमारी विशेष के लिए उसके लिए निसंकोच उसको और रेफर करें, ताकि रोगी समय पर अपना अच्छी तरह से इलाज करा सके, तो वो रोगी के भी हित में भी होगा और अल्टीमेटली वो चिकित्सक के भी हित में रहेगा। सर, आप एक छोटे से आग्रह पर युक्ति संस्थान के स्टूडियो में आए, मैं मन से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सहयोगी युक्ति का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।